तो मॉडर्न फिजिक्स का देखो, पहले हम कहानी तुमको जरा बताते हैं, बाकी पहला आज सिंपल सा चीज पढ़ाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में 4-5 चीज अपने को पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में पहला पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, ठीक है। अरे सही रहे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला है डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी तुम लोग जानते हो, ठीक है। यस ये डाल्टन जी ने बताया था कि एटम, एटम जो है ग्रीक वर्ड है कि इंडिविजुअल, एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल। उन्होंने बताया था एटम जो है किसी भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, समझ में आ। तो ये कहानी अपने पैकेज में दिया हुआ, इसको पढ़ना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कहानी हम पढ़ेंगे नहीं, समझ गए। ये अपने पैकेज में दिया रहेगा अभी जो हम भेजेंगे, ठीक है। तो एक डाल्टन थ्योरी था, उन्होंने बताया कि हर चीज, हर मैटर जो है एटम से बना हुआ है सबसे इनिशियल में, ठीक है, और एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। एटम का कॉन्सेप्ट डाल्टन से ही आया, ठीक है। फिर थॉमसन जी ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि एक जो है न्यूक्लियस, एक जो एटम जो होता है एक्चुअली उसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, एक समझ गया, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सस्पेंडेड रहता है, और ये डेंसली मैटर से, ये पॉजिटिव चार्ज से न्यूक्लियस बना होता है। ऐसा कुछ डाल्टन जी ने बताया कि इसके चारों तरफ पॉजिटिव क्लाउड होता है, ठीक है, और बीच में इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहता है, ठीक है, समझ गया। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से इन्होंने, थॉमसन जी ने ऐसा मॉडल बताया, सब इनिशियल मॉडल है, ठीक है। बाद में सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो, समझ गया, डाल्टन मॉडल समझ गया, ठीक है। डाल्टन ने न्यूक्लियस पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं बताया था एटम जो मैटर है उसका एक छोटा पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं, और एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। थॉमसन जी ने बताया कि एटम के अंदर, ठीक है, कुछ पॉजिटिवली मैटर होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं, समझ में आया, ठीक है। पॉजिटिवली मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट से उन्होंने किया था, ठीक है। इसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या आया कि भाई रदरफोर्ड मैंने अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल पे फेंके तो कुछ गोल्ड है ना, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल लौट आए। ये तुम लोग रदरफोर्ड मॉडल सुने होंगे, ठीक है। तो हम इसमें फालतू चीजें बताते हैं, क्या क्या कंक्लूजन था, ठीक है। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये उनका कंक्लूजन था, समझ में आया। इंटायर पॉजिटिव चार्ज है ना, सारा मास पॉजिटिव चार्ज के पास होता है, न्यूक्लियस होता है, समझ में आया, ठीक है। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने दिया था अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, है ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से, समझ गया। अब इसका कहानी तुमको पैकेज में पढ़ना रहेगा। मेन चीज हम लोग फोकस करेंगे बोर थ्योरी पे, ठीक है। बोर थ्योरी इज इंपॉर्टेंट अपने लिए, समझ गया। बोर जी ने बताया कि कोई भी न्यूक्लियस हो, ठीक है। अब बोर थ्योरी का कहानी बताया तुम। बोर जी ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस जो होता है, देखो रदरफोर्ड ने बता दिया कि एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन, क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में ऐसा रोटेट करते हैं, समझ गए। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। अब बोर जी ने इसमें क्या क्या बताया ये देखो। पहला उन्होंने बताया कि, ठीक है, पहला कंक्लूजन था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे तो क्या होगा, देखो ये चीज अपने को मेनली यही करना है। बोर थ्योरी पढ़ रहे हो, उसका एक पर्पस है एक्चुअली, ठीक है। तो बोर जी ने जो कंक्लूजन बताया कि ये न्यूक्लियस है कोई, ठीक है, हम इसको थोड़ा एलिब्रेट कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज प्लस ई, प्लस ई मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, सही। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन सर 1.6 into 10 to the power minus 28 kg, 10 टू द पावर माइनस 27 सर, 27 kg, 27 kg, सही। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी करीब करीब इतना ही होता है, समझ में। मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, अप्रोक्सीमेटली है ये, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0,
ठीक है। 0 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक होता है Z और एक होता है A। Z क्या होता है रे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन। और A मतलब प्रोटॉन एटॉमिक मास प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास नंबर होता है, क्या होता है? मास बोलते हैं, मास। एटॉमिक मास है, ये तो मास और नंबर। Z होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन। तो इसमें जैसे न्यूक्लियस है तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे वो Z बताए, ठीक है। कितने न्यूट्रॉन होंगे तो A माइनस Z कर देंगे, सही, ठीक है। यस सर। और इसके चारों तरफ बोर जी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे न्यूक्लियस के घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज 9.1 into 10 to the power minus 30 -31 kg। इतना मास होता है, ठीक है। ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो केमिस्ट्री में। अब ये जो है ये ऑर्बिट में ऐसा घूमता रहता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स क्या लगेगा? फोर्स इज K(Q1 Q2 by R and that is balanced by mv square by R, ठीक है। K जो होता है ये तो तुम लोग जानते हो 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught, ठीक है। Q1 means charge in nucleus, तो it is Z। Z is the number of proton, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर? Z and electron चार्ज E, that is equal to mass of electron V square by R, और यहाँ पे R स्क्वायर रहेगा। ये R कट जाएगा, पहला इक्वेशन, ठीक है। ZE square by 4 pi epsilon naught into R is mv square, सही है। ये हमारा पहला इक्वेशन उन्होंने बताया, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट है, सही, पहला इक्वेशन ये बताया। अब बोर थ्योरी जो है फेल हो गया क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स ये बोलता है कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो या रिटार्ड हो तो वो हमेशा रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा तो उससे रेडिएशन निकले, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में v स्पीड से घूम हो रहा है तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है तो ये रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है। और रेडिएशन इमिट करके धीरे धीरे इसका एनर्जी क्या होता जाएगा? होता जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बोर थ्योरी यहाँ पे फेल हो गया। तो बोर जी ने बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया एक और दूसरा कॉन्सेप्ट। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमता है बट इस एटम के इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जो नॉन रेडिएटिंग, ठीक है। नॉन रेडिएटिंग मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेगा तो वहां से कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ, ठीक है, कुछ ऐसे स्पेस हैं, ठीक है, जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो वहां से रेडिएशन नहीं निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया पता नहीं, ठीक है। दीज नॉन रेडिएटिंग रीजन में उन्होंने बोला एक तो ये रिलेशन रहेगा और उन्होंने बोला कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/5 हो जाएगा तो ये जो रीजन होगा वो नॉन रेडिएटिंग, समझ में आ? n is 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ में आ? ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पहला जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होता है इसके लिए n का वैल्यू क्या होता है? 1, जिसको हम लोग k सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन k सेल में अगर है तो ये कंटिन्यूअस घूमता रहेगा, सदियों तक किसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये नॉन रेडिएटिंग रीजन है, समझ में आ? इसके अगला जो दूसरा ऑर्बिट होता है एल सेल, इसके लिए n का वैल्यू होता है 2। इसके आगे जो सेल होता है n = 3, ये m NLMS ऐसे चलता है, समझ में आ? ठीक है, ये सारे ऑर्बिट्स हैं जो कि नॉन रेडिएटिंग है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रह सकता है, देखो ये तो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में कितने देर भी चाहे तो रह सकता है, ठीक है, इस ऑर्बिट में चाहे कितने देर भी रह सकता है।
बट अगर इलेक्ट्रॉन किसी रीजन से यहाँ पे अगर है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये नहीं रह सकता, यहाँ से ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, रेडिएशन इमिट कर देगा, क्योंकि ये रेडिएटिंग रीजन। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ अगर रह सकता है तो के सेल में रह सकता है, एल सेल में रह सकता है, एम सेल में रह सकता है, ठीक है। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में रह सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π रहेगा। समझ में आया? बीच में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे है तो ये इलेक्ट्रॉन इमीडिएट रेडिएशन इमिट करेगा और फिर से के सेल में तुरंत आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे रेडिएशन इमिट करके ये कूद के आ जाएगा। समझ में आया? मतलब ये बीच में नहीं रह सकता है। समझ में आया? ठीक है। ये बोर जी का पोस्टुलेट था, ठीक है। बोर थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। समझ में? ये तो तुमको सेकंड बता ही दिए। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया? ठीक है। अब बाकी सब चीज तो अपना कहानी है, ठीक है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन का पहला ऑर्बिट, के सेल तुमको बताया, एल सेल, एम सेल, ये सारे जो है अलग अलग ऑर्बिट्स, ठीक है। ये नॉन रेडिएटिंग रीजन है, ठीक है। समझ गया? अरे सही। अब उन्होंने बताया कि अगर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, अब इसमें समझो, अब यहाँ तक तो क्लियर है, ये तो ऐसे भी तुम लोग केमिस्ट्री में जानते हो। ये Z है और ये हमारा के सेल है, एल सेल है, एम सेल है एंड सो ऑन। ये के सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एल सेल, एम सेल, एन सेल एंड सो ऑन। इस तरह के हमारे कई सारे ऑर्बिट्स है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन या तो के सेल में रहेगा या एल सेल में रहेगा, ये बीच में नहीं रह सकता, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है या एक ही फोटोन इमिट करता है, ठीक है। समझ में आ? एनर्जी ऑफ के सेल मान लो Ek है, यहाँ का एनर्जी मान लो El है, यहाँ का एनर्जी मान लो Em, इस सेल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का En है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दें, इस इलेक्ट्रॉन मान लो के सेल में, इसको एनर्जी अगर देंगे तो ये उतना ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा जिससे ये कूद के यहाँ चला जाए। समझ में आया? ठीक है। या तो यहाँ से कूद के यहाँ जाएगा, या तो यहाँ से कूद के यहाँ जाएगा, या यहाँ से कूद के यहाँ जाएगा, या यहाँ से कूद के यहाँ जाएगा, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन उतना ही एनर्जी अब्सॉर्ब करता है जो कि एनर्जी डिफरेंस ऑफ सेल। सही समझ गए? हाँ सर। ठीक है। एक बार में इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। और अगर इमिट भी करता है तो एक ही फोटोन इमिट करता है, एक साथ दो फोटोन एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। समझ में आ? समझ में आ? क्या एनर्जी एब्सॉर्ब जो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको फोटोन बोलते हैं। फोटोन का एनर्जी होता है h म्यू। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन के सेल से एल सेल में जा रहा है तो ये जो हो जाएगा h म्यू प्लस Ek इज इक्वल टू EL, और h म्यू इज इक्वल टू EL माइनस Ek। ये पहला फोटोन एब्सॉर्ब करेगा, ये वाला इसका μ1 रहेगा। दूसरा ये फोटोन एब्सॉर्ब कर सकता है तो ये हो जाएगा h म्यू 2 इज Em माइनस Ek, ठीक है, अगर के सेल पे इलेक्ट्रॉन है तो। इसी तरह से तीसरा जो है एब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है, En माइनस Ek, ठीक है। समझ गया? इस तरह से मान लो कि अगर समझ गया तो ये सारे फ्रीक्वेंसी ही ये रेडिएशन ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर सकता है, इसके अलावा और कोई फोटोन को एब्सॉर्ब नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी, ये जो रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो सिर्फ यही फोटोन एब्सॉर्ब होंगे, बाकी इसके अलावा और दूसरा फोटोन कोई एब्सॉर्ब नहीं होगा। समझ गया? ठीक है। अभी हम लोग आगे चल के थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। तो दो चीज आया, पहला चीज तो बोर थ्योरी से आया, ये हमने लिखा, ठीक है, और दूसरा ये लिखा। इन दोनों से अगर हम V और R कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, सो V कैलकुलेट करेंगे तो दैट मीन, देखो एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, KZE स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू MV स्क्वायर, और दूसरा है MVR इज इक्वल टू NH बाई 2π। समझ गया? ये दोनों इक्वेशन में दो अननोन है, एक है R और दूसरा है V। यहाँ पे है V और दूसरा है R।
इन दोनों से अगर हम v का वैल्यू कैलकुलेट करें तो v हमारा आता है, ठीक है। अब हम v कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम यहाँ लिखे हुए हैं, समझ गया। पहला इक्वेशन हमारा ये था, दूसरा इक्वेशन हमारा ये था, और इन दोनों से अगर r को एलिमिनेट कर दे तो v का वैल्यू जो आएगा v इज इक्वल टू वी नॉट z बाई n, और v नॉट का वैल्यू आएगा दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब z क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 2, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा v, ठीक है, ये v का वैल्यू होगा, इट इज v का वैल्यू जो होगा इट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाई n, ठीक है। तो प्लस 6, अब हाँ प्लस 6 z बाई n, तो z इसका एटॉमिक नंबर है और n इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, समझ गया। ये अब हम यहाँ पे डिराइव नहीं किए, सबका वैल्यू रख करके निकाल दिए, क्योंकि E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 10 टू पावर माइनस 12, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 10 टू पावर माइनस 34, H का वैल्यू है ना। तो ये सारा कैलकुलेट करके निकाल लिया गया, और V का एक्सप्रेशन हमारा आया ये वाला, ठीक है। V is equal to V naught Z by N. V is the speed of electron in nth orbit. ये तुम्हें याद रखना है, और ये कांस्टेंट जो V naught है इसका वैल्यू भी याद रखना है। अबे सही, मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट दूर जाता जाएगा उसका स्पीड कम होता जाएगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिटल स्पीड कम होता जाएगा, ठीक है। सही, ये सब फॉर्मूला तुमको याद रखना है, क्योंकि हम तो कैलकुलेट करके यही लिख दिए कि कौन घिसेगा इसको, सही। हाँ सही। दूसरा होता है रेडियस। रेडियस का अगर हम वेलोसिटी एलिमिनेट करके रेडियस निकालें तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है दैट इज 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई z, ये होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, समझ में आया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, तो ये कोई ऑर्बिट का रेडियस भी होगा, इसका रेडियस क्या होगा r, तो R2 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रख देंगे, ठीक है। ये m सेल का रेडियस हम निकाल सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। सो रेडियस ऑफ n सेल इज 0.53 n स्क्वायर बाई z। इसमें हमने v को एलिमिनेट किया है, यही दोनों इक्वेशन, ठीक है। इन्हीं दोनों इक्वेशन से एक बार v एलिमिनेट करते हैं और एक बार r एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। जब v एलिमिनेट करेंगे तो r आ जाएगा, और r एलिमिनेट करेंगे तो v आ जाएगा, सही। अबे सही, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब बंद हो जाए तो लौटियो रे, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्लियर है, लिख लिए हो, ऐसे तो पैकेज भेजेंगे उसमें लिखा रहेगा। इसके बाद आता है टोटल एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी kZe बाई r स्क्वायर, ये माइनस होगा, r स्क्वायर नहीं r होगा, पोटेंशियल एनर्जी में k q1 q2 बाई r होता है ना। तो एक तो Q पॉजिटिव है बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव, ठीक है। mv स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। mv स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा था कहीं, ये देखो mv स्क्वायर इज इक्वल टू kZe स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना, कहा गया, ये रहा mv स्क्वायर का वैल्यू, सही। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारा आ गया, और यही पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आता है -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, समझ में आया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से जब मूव कराते हैं तो जो एनर्जी गेन करता है उसको हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल, सही। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, अब ये सब कैलकुलेट करा हुआ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब रखा और ये सारे वैल्यूज निकाले, ठीक है। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, एप्सिलॉन नॉट और h सब पता है।
तो ये सॉल्व करके इतना आता है 13.6। ये पता है तुम लोगों को कि हमको करके बताना है, ये पता है, वेरी गुड। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का स्पेशल पर्पस है, ठीक है, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 Z² by n² nth ऑर्बिट। समझ में आया? ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अगर निकालना हो तो t जो होता है ये होता है 2πr/v, सही, और ये हो जाएगा 2πr हो जाएगा 0.53 n²/z, सही है, और v हो जाएगा 2.2 और इंटू 10 to the power -10 की करोगे 2.2 इंटू 10 to the power 6 Z/n। अबे है ना? ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ये सब कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 1.51 इंटू 10 to the power -16 n³/z², सही। T0 का वैल्यू यहाँ निकाला गया, ये सब कांस्टेंट जो आया ना इसको कैलकुलेट करके यहाँ निकाला है, समझ में आया? ठीक है, सो एक चक्कर लगाने का जो टाइम होगा वो इतना सेकंड होगा, समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में, ये थोड़ा याद रखना है, T is directly proportional to n³ and inversely proportional to Z²। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो n = 2 पे, तो इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो t लगेगा। अगर ये अगले ऑर्बिट में होता तो एक चक्कर लगाने में टाइम लगता, तो n का वैल्यू 3 रख देंगे, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, सही। बराबर है, देखो बंद हो जाएगा तो आ जाइए, थोड़ा सा 5 मिनट और बढ़ाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन होता है म्यू इज इक्वल टू 1/t, सही। तो ये हो जाएगा 6. ये पैकेज भेजेंगे तुमको और सब डाटा भी मिल जाएगा, बस हमको आइडिया देना है कर क्या रहे। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6.61/t करेंगे तो इंटू 10 to the power 15, ये हो जाएगा Z²/n² पर सेकेंड और हर्ट्ज, समझ में आ? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मतलब एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है। देखो टाइम पीरियड होता है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, और फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, समझ में आ? अरे सही। अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुमको एक्सरे में ये काम आना, ठीक है। एक्सरे के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया वेवलेंथ ऑफ फोटोन। वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से कूद करके, ठीक है, ये जो है जेडी है, यहाँ पे ना न्यूक्लियस है, अब ये हमारा मान लो के सेल है, ठीक है, ये एल सेल है और ये एम सेल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ आता है या यहाँ से कूद के यहाँ आता है, यहाँ से कूद के यहाँ आता है, तो यहाँ से एनर्जी जो है, एनर्जी डिफरेंस, यहाँ का एनर्जी होगा E3, यहाँ का एनर्जी होगा E1, यहाँ का एनर्जी होगा E2। तो मान लो यहाँ से यहाँ गया तो E3 है ना, E3 माइनस E1 इज इक्वल टू h म्यू। ये जो म्यू होगा दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इमिटेड। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था तो हायर एनर्जी पे था और यहाँ से कूद के जब यहाँ आया तो सीधा इसका एनर्जी कम हो गया, तो यहाँ से एक पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से एक एनर्जी निकल जाएगा, एक पैकेट निकलेगा एनर्जी का जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन, और इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी होगा h। समझ में आ? जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से कूद करके हायर एनर्जी के ऑर्बिट से कूद के लोअर एनर्जी पे आता है तो वो एक फोटोन एमिट करता है और उस फोटोन का एनर्जी जो होता है h म्यू, और ये म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। जैसे यहाँ से कूद के अगर यहाँ आया तो 3 से 2 में आ रहा है तो ये हो जाएगा E3 माइनस E2 इज h टाइम्स μ2, ठीक है, ये मान लो μ1 है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट और nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट है n1 n2 ले लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस इन एनर्जी हुआ एंड दिस डिफरेंस इन एनर्जी इज h म्यू, ठीक है। इसी को हम लोग लिख देते हैं h म्यू, और म्यू इज इक्वल टू c/λ, समझ में आ? h म्यू का मतलब हुआ hc/λ, ठीक है। तो ये एनर्जी डिफरेंस है और ये h म्यू, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से हमारा आ गया ना एनर्जी ऑफ, अबे समझ में आया क्या?
ठीक है, ये हमारा म्यू आ गया। म्यू को अगर हम चाहें तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर डायरेक्ट म्यू निकालना चाहते हो तो म्यू निकाल लो। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू एम ई, समझ में, एच म्यू बराबर एम ई पावर 4/8 एफ। ये हम करके बताएं क्या? अबे समझ गए हो या करके बताएं? ठीक है, लिखे थे, ये हमने शॉर्टकट मार दिया ना, ये देखो। ठीक है, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जोड़ के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारा ये हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये हुआ, इन दोनों को जोड़े तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आया। एनर्जी हो गया एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इतना हुआ। ये एक्सप्रेशन तुम्हें याद रखना। ठीक है, अब इसी के हिसाब से अपन यहाँ पे अगर बात करें तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो N2 है और ये N1 है, यहाँ से जंप करके आए तो यहाँ का एनर्जी क्या होगा? En2। यहाँ का एनर्जी क्या होगा? En1। तो En2 क्या होगा? ये हमने अभी लिखा था, हम भूल गए कितना था, क्या था बोलो? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय 13.6 वाला नहीं बोल रहे भाई, वो बड़का जो लिखे थे हरामखोर, ये वाला कहाँ है? वो तुमको लिखने बोले थे ना भाई चोर, ये वाला। सर एक मिनट, एम ई पावर 4, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। और इसी को सॉल्व करके ये 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर आता है। समझ में आया? हाँ सर। इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, एप्सिलॉन नॉट h का वैल्यू रखते हैं ना, तो ये पूरे को सॉल्व करके ये 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर बन जाता है। ये तो सबको याद रखता रहता है, ये वाला थोड़ा याद रखना, सही? ठीक है, अब देखो क्या करो, छोड़ो उसको याद रखने की जरूरत नहीं। देखो क्या करें, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ का एनर्जी कितना है? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। यहाँ का एनर्जी कितना है? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? माइनस 13.6 z स्क्वायर इंटू 1 बाई n स्क्वायर, नहीं 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय स्क्वायर माइनस 1 n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर ना, माइनस अंदर कर। दिस इज इक्वल, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कर देना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में हो जाएगा, और यही हो जाएगा h में। समझ में आया? द डिफरेंस इन एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। h का वैल्यू पता है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू hc बाई लेमडा। यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी बोला तो फ्रीक्वेंसी, ये जो रेडिएशन यहाँ से निकलेगा ना, फोटोन जो निकलेगा ना, उसका ये फ्रीक्वेंसी है, या उसका अगर वेवलेंथ बोला तो hc बाई लेमडा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से यहाँ से कूद करके यहाँ पे आ जाता है तो इससे एक एनर्जी ऑफ फोटोन निकलेगा, और उस फोटोन का एनर्जी डिफरेंस जो रहेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वही फोटोन के फॉर्म में निकलेगा, और उसका फ्रीक्वेंसी होगा ये म्यू, या वेवलेंथ यहाँ से चाहो तो वेवलेंथ निकाल लो। समझ में आ? c जो होता है स्पीड ऑफ फोटोन होता है, और c होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। समझ में? स्पीड ऑफ लाइट। समझ गया? अब फ्रीक्वेंसी बोला तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, वेवलेंथ बोला तो वेवलेंथ निकाल लेना। बस ये ध्यान रखना कि ये जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए? अब देखो इसमें जो होता है स्पेक्ट्रल लाइन होता है। स्पेक्ट्रल लाइन मतलब ये जो वेवलेंथ हम निकालते हैं ना, वो इसका लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज सुने हो? लाइमन सीरीज, ठीक है, कि जैसे ये न्यूक्लियस है, लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज हम बता देते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये Kn बराबर 1, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल एंड सो ऑन। ठीक है, लाइमन सीरीज क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके यहाँ पे आ सकता है, या यहाँ से कूद करके आए, या यहाँ से कूद करके आए, यहाँ से कूद करके आए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन के सेल में, ठीक है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर कूद के आता है तो इसका वेवलेंथ लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 ऐसा बनेगा। ठीक है, ये सेल में अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहीं से कूद के आता है
तो ये सारे वेवलेंथ को मान लो L सेल से आया, M सेल से आया, N सेल से आया, ये सारे वेवलेंथ को अगर हम अरेंज कर लें तो इससे एक सीरीज जो बनता है इसी को हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, पहले में वैकेंसी और बाहर से कूद के आया, ठीक है, तो इसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। फर्स्ट मेंबर मतलब n बराबर 1 और ये 2, सेकंड वाला से कूद करके आया, इसको फर्स्ट मेंबर बोलते हैं लाइमन सीरीज का। इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक से आ सकता है। समझ में आया? ठीक है, समझ गए? तो लाइमन सीरीज के लिए जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है ना, रेडी? समझ गए हो ये तुम क्या बोल रहे हैं? ये जो वेवलेंथ होता है, फर्स्ट मेंबर मतलब सेकंड सेल से कूद करके फर्स्ट सेल में, सेकंड मेंबर मतलब सेकंड थर्ड से कूद करके फर्स्ट में, ये फोर्थ हो गया। समझ गए? सो ठीक है, ये जो वेवलेंथ, सब ये जो वेवलेंथ निकला, ये सारे वेवलेंथ को हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। अगर अरेंज कर दे λ1 λ2 λ3 को तो इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, इसी तरह से लिमिटिंग मेंबर मतलब इंफिनिटी से कूद के आ रहा है, ठीक है? यस सर। लिमिटिंग मेंबर अगर बोला तो लाइमन सीरीज का लिमिटिंग मेंबर मतलब लाइमन के लिए n1 हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है? समझ में आया? लिमिटिंग मेंबर के लिए n2 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन कूद के फर्स्ट ऑर्बिट के सेल में आता है तब जो फोटोन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है? और लाइमन सीरीज हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहता है। ये जो सारे वेवलेंथ लाइमन सीरीज के आएंगे ना, λ1 λ2 λ3, ये λ1 है, ये λ2 है, ये λ इंफिनिटी है। समझ में आया? ये सारे जो लाइट है, ये सारे जो वेवलेंथ है, ये किस में लाइक करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन। समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आता है कि और डिटेल में बताएं? आ गया सर। इसी तरह से बाल्मर सीरीज होता है। बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये Z, ये K सेल, L सेल, M सेल, N सेल और इस तरह के कई सारे सेल है, ठीक है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कूद के आता है L सेल में। अब ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, 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 ठीक है? तो इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है? अगर L सेल में वैकेंसी क्रिएट हुआ है और हायर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ आए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। समझ में आया? तो यहाँ ठीक है, एक तो E2 रहेगा और बाकी 3, 4, 5 से लेके तक इंफिनिटी। लिमिटिंग वाला कहाँ से आएगा? इंफिनिटी से कूद के, इंफिनिटी से 2 में। ये बाल्मर सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, थर्ड मेंबर है और ये लिमिटिंग मेंबर है। समझ में आया? ठीक है, और बाल्मर सीरीज का ये सारे वेवलेंथ जो आते हैं ये विजिबल रीजन में आते हैं, विजिबल रेंज में। समझ में आया? ये विजिबल रेंज में आते हैं। समझ में आया? ये लाइट जब बाल्मर सीरीज यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में कूदेगा ना कहीं से, तो वो तुमको दिखेगा लाइट जलता हुआ। समझ में आया? हाँ सर। इसके बाद आता है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज मतलब थर्ड ऑर्बिट में कूद गया, कहाँ से? 5, 6 से इंफिनिटी से, ठीक है? और ये सारे सीरीज जो है रीजन में पास्चन हो गया। पास्चन के बाद क्या रहे? ब्रैकेट और पी ब्रैकेट, ये सारे जो हैं, है ना? समझ गए क्या? ये तो हाँ ठीक है। ब्रैकेट के फर्स्ट जो होता है 4 और बाकी 5, 6, 7 कहीं से भी आ सकता है। समझ गए? तो इससे जो होता है फोटोन का उसको हम लोग ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। समझ गए? प्रोफुंड होता है ऐसे और काका होता है, सही? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सीरीज का कहानी। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइक करता है, N1 1 होता है और ये देख लेना थोड़ा। समझ में आया क्या? हाँ सही। आयनाइजेशन भी जरा सा बता दे। आयनाइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये K सेल है, L सेल है, ठीक है, L सेल है, M सेल है, N सेल है और यहाँ तक अगर हम आयनाइज करना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, K सेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के कहाँ पहुंचा दें? इंफिनिटी। तो ये हमारा एटम क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा, ठीक है? K सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है? K सेल का एनर्जी इतना ही रहेगा हाइड्रोजन एटम का। तो अगर हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इतना एनर्जी दो कि कहाँ पहुंच जाए? इंफिनिटी। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया?
अगर हम हाँ सर, हाइड्रोजन को आयनाइज करना चाहते हैं तो ऐसा फोटोन फेंकना पड़ेगा, ठीक है, जिसका की एनर्जी कितना हो, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। समझ में आया? अब ऐसा हाँ सर, केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना? हाँ सर पढ़ा। ठीक है, यस सर पढ़ा। चलो तो ये तो हो गया पहला पार्ट। बोर थ्योरी हम लोग इसलिए नहीं पढ़े, अब देखो ये रेडियस, वेलोसिटी, ये सब एक्सप्रेशन तुमको बता दिए, सब तो याद रख लोगे ना। ये टेबल भेज देंगे, देख लेना, पैकेज में हम बना के रख दिए, ठीक है। हाँ सर, यस सर। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये जो अभी हम डिराइव करके बताए वही वाला पूरा है, सही। इसको देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया बोर थ्योरी। अब अगले क्लास में एक्सरे पढ़ेंगे। बोर थ्योरी हम लोग इसलिए पढ़े कि अपने को एक्सरे में जरूरत पड़ता है, ठीक है। हाँ सर, अब अगले दिन 4 क्लास में खत्म करेंगे इसको। यस सर। एक दिन में एक चीज। अब समझ गए कितना बोरिंग है?